जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज लेके आए हैं जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है साइंस की। इससे सभी शिफ्ट में लगभग 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखें और लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जो लास्ट तक टिकता है वही सीट पक्का करेगा। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। छात्रों, तो चलते हैं, आज के प्रश्न का आगाज करते हैं। आज के प्रश्न का आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर फारेनहाइट का पैमाना और सेल्सियस का पैमाना क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों पैमानों को नापा जाए तो वो बराबर दिखेंगे। तो पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, और तीसरा है 160, और चौथा है -40। तो इसका उत्तर हो जाएगा -40। -40 पे फारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने बराबर हो जाते हैं। तो यदि फारेनहाइट और सेल्सियस, अब इसमें फारेनहाइट सेल्सियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फारेनहाइट पैमाने की खोज किसने की थी? तो फारेनहाइट ने ही की थी। और सेल्सियस ने, तो उसके नाम में ही इनका के आविष्कारक छुपे हुए हैं। चलते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान तीनों पैमानों पे देख लेते हैं। सेल्सियस में कितना होता है, फारेनहाइट में कितना होता है, और केल्विन में कितना होता है। तो सेल्सियस में कितने, 7 से सेल्सियस 7 से 37। फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट। केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। ये क्वेश्चन हर साल हर परीक्षा में लगभग मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा ही जाता है, तो इसको आप याद कर लें। 37 सेल्सियस में, फारेनहाइट 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। चल तो और इसको रट लो पूरी तरह से। चलते हैं, और एक और पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है? घनत्व अधिकतम, ये तो इतनी बार पूछा गया, आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर देखे, प्रैक्टिस पेपर देखे, तो ये क्वेश्चन बार बार टहलता हुआ मिलता रहता है। तो कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। और यदि यही केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में कितना होता है, 277 केल्विन। 277 केल्विन। तो दोनों नोट कर लें। और कॉपी पेन, जब प्रैक्टिस सेट या कोई भी सीरीज देख रहे हो, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? लिखा, हृदय को, दूसरा हाथ पैर को, तीसरा रक्त कोशिका को, चौथा फेफड़े को। तो ये रक्त कोशिका में कौन सी कोशिका? WBC। किसको? WBC, वाइट ब्लड कर्पसल्स को प्रभावित करती है। ल्यूकीमिया बीमारी किसकी है? तो WBC को प्रभावित करने वाली बीमारी है। जबकि एनीमिया किसकी बीमारी है? तो एनीमिया जो है आपकी RBC को प्रभावित करती है। RBC में अब क्या हो जाता, एनीमिया में क्या होता है, RBC की कमी हो जाती है। और RBC कमी किसके कारण से होती है? तो लोहे की कमी से क्या हो जाती है, आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया नामक बीमारी को और भी किस नाम से जानते हैं? तो पांडु रोग के नाम से जाने जाते हैं। या कब सामान्यतः गांव वगैरह में कहते रहते कि खून की कमी हो गई, तो खून की कमी कहे तो समझ ले जाना क्या है, RBC कमी हो गई है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। किसमें? टांग में या पैर में पाई जाती है। पहला फीमर, दूसरा रेडियस, तीसरा अल्ना, और चौथा ह्यूमरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन ये सही होगा। फीमर को कई बार लिख के आता हिंदी में उरु हड्डी। उरु हड्डी किसे कहते हैं? और सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? तो यही फीमर है। फीमर कहां पर पाई जाती है? टांग। टीबिया भी टांग में पाई जाती है। टांग में पाई जाने वाला और कौन सी हड्डी है? टांग में कौन सी पाई जाती है? टीबिया। टीबिया, पटेला। पटेला घुटने में पाई जाती। पटेला कहां पर पाई जाती है? तो घुटने में पाई जाती है। घुटने में। पटेला कहां पर पाई जाती है? घुटने में पाई जाती है। टीबिया, पटेला, और ये तीनों जो बची हड्डियां, तीनों कहां पर पाई जाती हैं? तो हाथ में पाई जाती है। तीनों हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सब कहां पर पाई जाती है? हाथ में। जबकि फीमर कहां पर पाई जाती है? फीमर, टीबिया, पटेला, ये सब। यदि पूछा जाए कि चेहरे में कितनी हड्डी, तो 4 से चेहरा, 4 से 14। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में 14। 4 से चेहरा, 4 से 14।
उंगलियों में भी कितना हड्डी पाई जाती है? तो 14 ही पाई जाती है। उंगलियों में भी 14, चेहरे में भी 14। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बैटरी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? बैटरी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, मतलब उपस्थित होती है उसके अंदर? पहला रासायनिक, दूसरा स्थिति, तीसरा विद्युत और चौथा गतिज। आप जानते हैं बैटरी का निर्माण, बैटरी किससे बनाया जाता है? रसायनों से बनाया जाता है। तो इसमें रसायन कहाँ पर ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन यानी रासायनिक। कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। लेकिन ये पूछा है किसमें रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी हम किस लिए लाते हैं? कि हमको विद्युत प्राप्त हो सके। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये पूछा है बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही बल्ब पूछा जाए तो बल्ब किससे चलता है? विद्युत से चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मानव शरीर पूछा जाए कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मानव शरीर, हमारा शरीर किससे बना है? तो विभिन्न प्रकार की रसायनों से। और हम कार्य करते हैं तो कार्य के रूप में हमारा साइंस के अनुसार क्या है? हमारा हाथ यंत्र है। तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? किसके कारण से हरी होती? पहला हरित लवक, दूसरा है पानी, तीसरा जाइलम और चौथा है प्रकाश। तो हरित लवक ही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन। हरित लवक को कहीं इंग्लिश में जब लिखा रहता है ज्यादा ज्यादा क्लोरोफिल लिख के आता है। क्लोरोफिल किसके कारण से हरी होती हैं? तो क्लोरोफिल या हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोफिल बनाने में सहायक धातु कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम। आपने पौधे में जाइलम के नाम, जाइलम ऊतक सुना होगा। तो जाइलम ऊतक का क्या काम है? तो जाइलम ऊतक का काम है, जाइलम ऊतक काम है जल का परिवहन करना। जा से जाइलम, जा से जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, का परिवहन करना, परिवहन करना। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का काम क्या है? फूड का परिवहन करना, फूड का परिवहन करना। यानी पौधों को भोजन किस माध्यम से जाता है? तो फ्लोएम। देखिए, फा से फ्लोएम, फा से फूड, और जा से जाइलम, जा से जल। तो इन दोनों को बहुत आसानी से आप याद करते। आज के बाद कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप जुगाड़ जरूर सेट किया कीजिए। कोरिलेशन मेथड के माध्यम से पढ़ा कीजिए। इससे क्या होता है, चीजें जो कंफ्यूजिंग वाली होती है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, अक्षय मतलब रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। पहला कोयला, पेट्रोलियम, हवा, प्राकृतिक गैस। क्या? प्राकृतिक गैस। तो आप जानते हो कोयला भी जल के खत्म हो जाता है, दोबारा इसको उत्पन्न नहीं किया जाता। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल पेट्रोल खत्म होने के बाद फिर से दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक गैसें को भी नहीं। आप देखते हो हवा को बार बार आप प्रयोग कर सकते हो। हवा है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, इन तीनों को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल ऊर्जा, ये तीनों की कौन से स्रोत हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मछलियों के द्वारा शोषण, मछलियां किसके द्वारा शोषण करती हैं? मछलियां किसके द्वारा? पहला है त्वचा, दूसरा है गलफड़ा, तीसरा फेफड़े और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलफड़ा। लेकिन पेपर में मैंने अक्सर देखा है गलफड़ा ना रहता है तो गिल्स रहता है। तो गिल्स को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो गिल्स, गलफड़े की जगह ज्यादा ज्यादा क्या रहता है? गिल्स रहता है। तो आप गिल्स को ध्यान दीजिएगा। जबकि मनुष्य किससे करता है? तो मनुष्य जो है, और मनुष्य की जगह कभी कभी लिखा रहता है स्तनधारी, स्तनधारी। स्तनधारी किससे शोषण करता है? तो स्तनधारी जो है फेफड़े से शोषण करता है। जबकि मेढक किससे शोषण करते हैं? तो मेढक त्वचा से करते हैं और गलफड़े से भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार होगा, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या होगा? पहला, भार पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं।
चंद्रमा पर क्या होता है, भार हमारा घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हम यदि 5 फुट के हैं तो चंद्रमा पर जाएंगे तो 5 फुट के ही रहेंगे, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भार क्या हो जाता है, यदि मैं यहाँ 60 किलो का हूँ तो चंद्रमा पर जाने के बाद कितने किलो का हो जाऊंगा, मात्र 10, क्योंकि पृथ्वी से 1/10 1/6 हो जाता है वहां पर। यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, उत्तर घटेगा, भार घटेगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन भार घट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? पहला ऑप्शन एफ, दूसरा एफ ई, चौथा आई, तीसरा आई और चौथा यल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसे बोलते हैं फेरम। फेरम, इसका लैटिन नाम क्या है? फेरम। लोहे का लैटिन नाम क्या है? फेरम। फेरम। लोहे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु पूछा जाएगा तभी क्या बताएंगे? फेरम यानी लोहा। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु, अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु, की जाने वाली धातु, की जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताएंगे लोहा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आई से क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र के लाइमेनेरिया नामक घास से। कहाँ से? लाइमेनेरिया नामक घास से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन। सबसे क्रियाशील गैस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्रियाशील गैस, क्रियाशील गैस कौन सी है? तो फ्लोरीन। क्रियाशील या विद्युत ऋणात्मक कहेगा तब भी उत्तर यही होगा, क्रियाशील या विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यदि कहेगा सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे क्रियाशील धातु, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु कौन सी है? और ये गैस है, फ्लोरीन क्या है? गैस है। जबकि धातु पूछेगा तो क्या बताना है? सीजीएम। सीजीएम, धातु क्या हो जाएगी? सीजीएम। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको आशा करता हूं दूर हो गया होगा कि यदि तत्व या गैस पूछेगा तो क्या बताओगे? फ्लोरीन, और धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? सीजीएम बताएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ओस्मियम हो जाएगी। भारी धातु ओसियम, हल्की धातु लिथियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समुद्र की सतह हो या कहीं पर भी पूछा जाए तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। उत्तर कहां पर? यानी कि वायुमंडलीय दाब कहीं से भी जाएंगे ऊपर। इसी कारण से क्या कहा जाता है? हवाई जहाज में बैठने पर पेन पहले ही जमा करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसकी वजह से पेन के स्याही को क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। यह कहा जाता है पहाड़ों पर चढ़ने पर, पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक से खून क्यों आ जाता है? तो ये भी रीजन क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के कम होने से। वायुमंडलीय दाब के कम होने से नाक से खून आ जा पर्वतारोही, पर्वतारोहण करने वाले के आंख से, सॉरी, नाक से खून आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत अच्छे से चल सकता है। तो पहला ऑप्शन होगा कांच। कांच पे विद्युत नहीं चल सकता, कागज में भी नहीं चल सकता, रबर में भी नहीं चल सकता। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर भी कहा जाता है। क्या? कॉपर। कॉपर यानी Cu, कॉपर यानी Cu। लेकिन सबसे अधिक विद्युत सुचालक कहेगा, सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सा है? सबसे अधिक अधिक विद्युत व उष्मा का सुचालक, व उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक, सुचालक कहेगा तो क्या हो जाएगा? चांदी। इसको नोट कर लीजिए, चांदी यानी Ag, चांदी यानी Ag। और इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम। लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम। इस चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? पहला हो जाएगा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। आंसर सभी लोग करते रहे साथ साथ। यदि आपका गलती होगा तो जो चीज आपसे गलत हो जाता है, चीज का आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब गलती आप कर देते हो वो और उसका सही उत्तर पता हो तो पूरी जिंदगी आपको याद हो जाती है। तो इसलिए आप गलतियां करने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि जब गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। क्योंकि कहा जाता है, एक बहुत कोट्स फेमस है कि मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है। मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है। तो उस चीज को प्रयोग करते रहें और भारत का जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी उसका जरूर प्रयोग करें। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए सदैव मेरे साथ बने रहे। किसके साथ? मेरे साथ, यानी डीके सर के साथ। मैं ऐसी ऐसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपको बताऊंगा कि साइंस आपको आपके उंगलियों पे नाचेगी, उंगलियों पे। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व, एक चीज यानी धातु को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। एक छोटा सा छेद किसी धातु में कर दीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसका छेद क्या होता है? बड़ा हो जाता है। मतलब उसके आयतन में क्या होती? वृद्धि। जब आयतन बढ़ेगा, ध्यान दे लो यहां पर, इसको नोट कर लो। यदि आपको बिना कंफ्यूजन के सवाल करना है तो जो मैं बताने चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, कान खोल लेना और लिख भी लेना। आयतन बढ़ता है तो सदैव घनत्व घटता है। ध्यान दीजिएगा, सदैव। घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व सदैव घटता है, घनत्व घट जाता है। आयतन बढ़ने पर क्या होता है? घनत्व घट जाता है, घनत्व घट जाता है। तो इन दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रबर बनाया जाता है तो पहला पॉलिस्टर या कपूर, एसिटिलीन या एथाइल। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किससे बनाया जाता है? तो लैटेक्स से। और लैटेक्स किससे प्राप्त होता है? तो लैटेक्स प्राप्त होता है पेड़ से, पेड़ से। इसका उत्तर हो जाएगा लैटेक्स। और लैटेक्स किससे प्राप्त होता है? तो पेड़ से प्राप्त होता है। चलते हैं। और लैटेक्स किस रूप में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में पाया जाता है। लैटेक्स किस अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा लुईवेनहॉक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक वैक्सीन है, पहली एंटीबायोटिक पास से पेंसिलिन और पास से पहली एंटीबायोटिक वैक्सीन कौन सी है? तो क्या बताएंगे? पेंसिलिन। और इसके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पास्चर ने, जेनर, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज तो क्या हो जाएगा? जेनर ने। चेचक जेनर, देखिए दोनों का रिलेट करके हमारे साथ 3-4 बार चेचक जेनर, चेचक जेनर, चेचक जेनर, मतलब इसको को रिलेशन के द्वारा आप याद कर सकते हैं। चलते हैं। रेबीज के टीके खोज किसने किया था? तो रेबीज का क्या बताएंगे? लुई पास्चर। रेबीज का क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। रेबीज को किस नाम से और जानता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ये कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया। और लुईवेनहॉक ने जीवाणु जीवाणु या इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अच्छा, यही वायरस की खोज करता कौन पूछा जाए? वायरस या विषाणु की खोज करता तो क्या बता सकते हैं? विषाणु या इसी वायरस, वायरस। तो इवान होस्की, इवान होस्की, इवान ओस्की। अच्छा, अब मेरे साथ एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इवान होस्की को इवान होस्की ना याद करके वान होस्की याद कीजिए। कभी कभी गलत चीजें भी आपको सही डायरेक्शन को दिखा देती हैं। तो इवान होस्की को, डब्लू इसमें भी दिख रहा है, डब्लू इसमें भी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ इवान होस्की को ना याद करके तुम वान होस्की याद कर लो। वहां करेक्ट आप करोगे, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूं। वायरस देखो, वाह दिन दोनों दिख रहा है। और यहाँ पर सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जीवाणु ही बैक्टीरिया है। तो क्या याद करो, आप चिप यूज करते हो तो चिप को धारण क्षमता किसमें? जीबी में बनाते हैं। तो जी से जीवाणु हो जाएगा और बी से बैक्टीरिया, तो जीबी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? पहला लोहा,
दूसरा एल्युमिनियम, चौथा कॉपर और टिन। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम के और भी अयस्क कई हैं। एल्युमिनियम को किससे डिनोट करते हैं? तो Al से डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम का अन्य अयस्क क्या है? क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट या कोरंडम, कोरंडम। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट से क्या बनाया जाता है? प्राकृतिक चुंबक किसके बने होते हैं? तो मैग्नेटाइट के ही बने होते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट ही पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। यानी हंसाने वाली गैस किसे बोलते हैं? तो N2O को बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक प्रकार का प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यदि पूछा जाए CO2 और किस, CO2 आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 को। जबकि आग लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का। आग लगाने में ऑक्सीजन, जबकि आग बुझाने में CO2 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो पहला ऑप्शन नियोन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइ, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि आग लगाने में ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO। क्या? CO, C और कैपिटल O। इसे दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। दमघोटू, दमघोटू, या इसी को बोलते हैं साइलेंट किलर। क्या? साइलेंट किलर, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। नियोन क्या है? एक प्रकार की अक्रिय गैस है। नियोन क्या है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। जब नाइट्रोजन का क्या होता है? N2। नाइट्रोजन की खोजकर्ता पूछा जाए कौन है? तो नाइट्रोजन की खोजकर्ता है रदरफोर्ड है। नाइट्रोजन का प्रयोग कहां पर करते हैं? चिप्स तथा कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स तथा कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बताएंगे नाइट्रोजन। चिप्स तथा कुरकुरे में, कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो पहला चमगादड़, दूसरा कंगारू, तीसरा चिड़िया और चौथा डक बिल्ड प्लेटिपस। तो इसका उत्तर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। और दूसरा एक और है जो, देखो सामान्यतः ब्रह्मा जी ने बनाया था कि जो बच्चे देंगे वो दूध पिलाएंगे, लेकिन इनका उल्टा सिस्टम है। ये अंडे देंगे और दूध पिलाएंगे। तो अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? डक बिल्ड तथा डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एकेडिना। एक और नाम नोट कर लीजिए आप, एकेडिना, इसके साथ नाम जरूर नोट किया कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? तो रेडारस से है, ऊतक विज्ञान से है, लेजर बीम के अध्ययन से है, या सर्जरी और रोग के जांच से? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्जरी और रोग की जांच से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊतक विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हिस्टोलॉजी। जबकि कोशिका विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी और कवक विज्ञान को बोलते हैं माइकोलॉजी और शैवाल विज्ञान को, शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। द्रव की, किसी द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पहला ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? तो उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। इनकी सभी अवस्थाएं देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं टोटल? वैसे कहा जाए मुख्य कितनी अवस्थाएं? तो मुख्य 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या होना है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट पांचवी अवस्था कौन सी है? चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। चौथी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा। पहली अवस्था को ठोस, द्रव, गैस, और चौथी क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। कौन सी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? तो जल जो है तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में जल। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? पहला यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या NPK? तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इसे बोलते हैं मिश्रित उर्वरक, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम उत्पादक, प्रयोगशाला में बनाया गया या कृत्रिम उर्वरक पहला कौन सा है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला उर्वरक है, पहला उर्वरक है। किसने बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। इसके बनाने वाले क्या नाम था? तो बोहलर। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन किस रूप में? तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में। नाइट्रोजन एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रमुख रूप से पाया जाता है, या प्रमुख स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसमें प्रचुर मात्रा में गाय के दूध में पाया जाता है। गाय का दूध पीला किसके कारण से होता है? तो पीला होता है कैरोटीन के कारण। क्या होता है? कैरोटीन के कारण। जबकि सफेद किस कारण से दूध होता है? तो सफेद होता है केसीन के कारण। किसके कारण? दूध सफेद किसके कारण से होता है? तो केसीन के कारण। और पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस हिस्से को? पहला यकृत यानी लीवर। लीवर को किस नाम और भी किस नाम से जाना जाता है? तो जिगर के नाम से भी जाना जाता है। फेफड़े को क्या बोलते हैं? लंग्स। पेट को बोलते हैं अमाशय के नाम से भी जानते हैं, अमाशय या उदर। आंत हो गया इंटेस्टाइन। तो किस अंग को प्रभावित करता है? यानी आंत को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि दस्त और भी कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? किस दांत के? तो पहला हो जाएगा मोलर, दूसरा प्रीमोलर, इंसीजर और केनाइन। केनाइन को बोलते हैं कृंतक। इसे बोलते हैं रदनक। इसे बोलते हैं अग्रचवर्णक। चवर्णक। और इसे बोलते हैं चवर्णक। अब देखिए, का से कृंतक, इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना। क्या? काटना। रदनक का कार्य क्या है? फाड़ना, भोजन को फाड़ना। जबकि चवर्णक तथा अग्रचवर्णक का काम का है? चबाना। भोजन को चबाने में कौन सा दांत सहायक है? तो क्या बताएंगे? मोलर या प्रीमोलर। मोलर को बोलते हैं चवर्णक और इसे बोलते हैं अग्रचवर्णक। कौन सा बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करता है? पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा रेशा और चौथा स्टार्च। तो भोजन के लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार स्टार्च के पाचन में। स्टार्च को बोलते हैं मंड। कैप्सूल किसका बना होता है? तो कैप्सूल जो होता है स्टार्च का ही बना होता है। कैप्सूल किसका बना होता है बच्चों? तो कैप्सूल बना होता है स्टार्च या मंड का बना होता है। और मंड, लार किसके पाचन में सहायक है?
तो कैप्सूल। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। किसमें? पेट या अमाशय में, अमाशय में। तो बड़े आराम से पा से प्रोटीन, पा से पेट याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? पहला, आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशी से, आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन से, रेटिना की कमजोरी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुतली के आकार में परिवर्तन होने से क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। जबकि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? तो हमारे आंखों में उत्तल लेंस। प्रतिबिंब हमारे आंखों में कहां पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो उत्तर हो जाएगा रेटिना, रेटिना। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बताएंगे कार्निया। कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया, कॉर्निया, कार्निया। आंख के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? औसत वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम, 1200 ग्राम, 1250 ग्राम, 1350 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 1350 ग्राम हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अगर मस्तिष्क, और अगर मस्तिष्क के अंदर पूछा जाए तो सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। या बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रम को ही बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग जो हवा से फैलता है। किससे? हवा से। तो पहला हो जाएगा प्लेग, दूसरा हो जाएगा टाइफाइड, तीसरा होगा तपेदिक, चौथा हो जाएगा हैजा। तो तपेदिक यानी कि इसको आप अभी टीबी लिखा होता तो आप आसानी से बता ले जाते। टीबी को, यानी कि संक्रामक रोग या हवा से कौन फैलता? तो टीबी। टीबी को और भी किस नाम से जाना जाता है? यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? तो यक्ष्मा से, यक्ष्मा भी कहते हैं, और इसी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्षय रोग से। और देखिए प्लेग किससे फैलता है? तो चूहे से। टाइफाइड दूषित जल से, और कोई, रुक जाओ, दूषित जल से, दूषित जल से। जबकि हैजा किससे फैलता है? तो ये भी जल से ही फैलता है। किससे? दूषित जल से। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। और वैसे टीबी किससे फैलता है? तो जीवाणु से सामान्यतः कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम है, तो उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कोई नहीं। पानी का अधिकतम घनत्व तो कितने होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाए। यह पूछेगा कि मछलियां पानी में क्यों नहीं मरती हैं, उसमें बर्फ जम जाता है? तो क्योंकि नीचे जो है, नीचे तल कभी नहीं जमता, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस सदैव मेंटेन रहता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो उत्तर हो जाएगा परावर्तन के कारण से। और परावर्तन के लिए या प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। कितना? 17 मीटर या 16.6 मीटर, जो भी उपलब्ध हो। 16.6 मीटर या 52 फीट। क्या? 52 फीट प्रतिध्वनि के लिए। हमारे कानों में ध्वनि कितने समय तक ठहरती है? हमारे कानों में 1/10 सेकंड तक ठहरती है। 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक हमारे कानों में ध्वनि। एक और 25 होता है। स्पष्ट दूरी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। पहला, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा, यानी ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। या समुद्री जहाजों में पूछा जाएगा तब भी क्या बताओगे आप? यही। या समुद्र में खोई हुई चीजों का पता लगाया, या डूबी हुई चीजों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो क्या बताएंगे? उत्तर सोनार बताएंगे। जबकि हवाई जहाज में किसका प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का पता लगाने के लिए या किसी स्थान का पता लगाने? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है?
पहला ऑप्शन रमन प्रभाव, दूसरा डॉपलर प्रभाव, तीसरा क्रॉम्पटन प्रभाव, चौथा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। उतार चढ़ाव को क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आग की आवृत्ति तीक्ष्णता से बढ़ती जाती, जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की क्या होती है? आवृत्ति घटती जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। आपने इस चीज का अनुभव किया होगा, कभी आप स्टेशन पे गए होंगे तो ट्रेन आपके पास आ रही होगी तो हॉर्न बहुत तेज सुनाई पड़ती है, जबकि जब स्टेशन से दूर जा रही होती है तो आपको आवाज क्या होती है? धीमी सुनाई पड़ती है। इसी घटना को, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अब डॉपलर साहब ने लिख लिया तो पढ़ना पड़ेगा मुझे। क्या है डॉपलर प्रभाव? जबकि आर्किमिडीज ने क्या दिया था? तो प्लवन का सिद्धांत दिया था। किसका? प्लवन का सिद्धांत। या तैरने का सिद्धांत पूछेगा तो क्या बताओगे आप? तब भी आर्किमिडीज को। लेकिन तैरने का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ता से तैरना, टा से न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हृदय की गति किससे मापी जाती है? पहला उत्तर मैनोमीटर से, या कार्डियोग्राम से, या टाइकोमीटर से, या फेदोमीटर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्डियोग्राम, या इसका नाम वैसे यंत्र का नाम क्या है? ईसीजी। क्या? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। इसी सिमिलर एक है ईसीजी, जो पूछा जाए किसका? ईसीजी, ईईजी। ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी बताएंगे आप मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। मस्तिष्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम। मस्तिष्क की बहुत फेमस बीमारी है मां से मस्तिष्क, मां से मेननजाइटिस। क्या? मेननजाइटिस बीमारी किससे संबंधित पूछा जाएगा? तो मां से मेननजाइटिस और मां से मस्तिष्क। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या नाम? बड़ा भाग कौन सा? अग्र मस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क से अंतर पूछा जाएगा तो सेरेब्रम। सेरेब्रम को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, या आईक्यू का केंद्र किसको कहा जाता है? तो सेरेब्रम को कहा जाता है। जबकि शरीर का संतुलन कौन करता है? तो सेरेबेलम करता है। क्या? सेरेबेलम। सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। शरीर का संतुलन सेरेबेलम। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? पहला पारा, दूसरा पानी, और तीसरा ईथर, चौथा बेंजीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा उष्मा का सर्वाधिक सुचालक धातु है। पारा एक क्या है? तरल धातु। पारा क्या है? तरल धातु है। तरल धातु। यदि पूछा जाए कि बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग, तरल का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे पारा। बैरोमीटर। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टोरिसेली है। पंखे के आविष्कारक कौन है? हिलर है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? वह भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफेद वस्त्र ताप को कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो सफेद रंग क्या होता है? उष्मा का कम अवशोषण करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि काले वस्त्र होते हैं उष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। यदि पूछा जाए अंतरिक्ष यात्री को हमारा वायुमंडल किस तरह दिखता है, तो क्या बताएंगे? काला दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तेज हवा वाली रात्र में ओस क्यों नहीं बनती है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाता है, या तापमान ऊंचा व साफ रहता है, या आकाश साफ नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण की दर तेज हो ही जाएगी। यदि बादल किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो बादल जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। बादल वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है? बादल। जबकि बरसात किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन या कंडेंसेशन होता है। बरसात किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो संघनन के कारण से होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज किसके बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड यानी SiO2। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? पहला ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन तो आग लगाने वाला है, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्लोरीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा विरंजक पाउडर को ही अन्य नाम, इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। विरंजक पाउडर का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पहले आप जान लीजिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, CaOCl2। देखिए Cl2 दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है ना, इसका सूत्र भी होता है Cl2। N2 इसका होता है H2, इसका होता है O2। तो सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम, रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पूछा जाएगा नहीं पाई जाती, तो क्या बताएंगे, रेडॉन। लेकिन रेडॉन भूकंप के समय इन्वायरमेंट में आ जाती है। ऑक्सीजन आग लगाने वाली, जबकि हाइड्रोजन के क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। चिप्स या कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स या कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बताएंगे नाइट्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो है रदरफोर्ड। ऑक्सीजन के सीले और फ्रेस्टले हैं। रबर की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, रबर की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो पॉलिस्टर से होती है, रसायन से होती है, या पेड़ से, या डीजल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ से, पेड़ के लैटेक्स से। किससे, लैटेक्स। लैटेक्स या गांव में कहते हैं इसको, वैसे कहा जाता है दूध, दूध कहते हैं, लेकिन दूध नहीं, इसका क्या है, लैटेक्स कहा जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। यदि तरल होता है तो ठोस कैसे बनाया जाता है, तो सल्फर मिलाकर गर्म करने पर, क्या मिलाकर, लेटेक्स में सल्फर मिलाकर, सल्फर मिलाकर, सल्फर के क्या सिंबल होता है, यस। या सल्फर को क्या कहा जाता है, गंधक भी कहा, लिखा रहेगा तभी आप सही रहेगा, गंधक। मिलाकर गर्म करने पर, मिलाकर गर्म करने पर, गर्म करने पर। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वल्कनाइजेशन बहुत बार आया हो। वल्कनाइजेशन की तरह एक गल्वनाइजेशन कहते हैं, जस्ते की, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं गल्वनाइजेशन। तो गल्वनाइजेशन अलग है, वल्कनाइजेशन अलग है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सल्फर वाला वल्कनाइजेशन, जबकि जस्ते परत चढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, गल्वनाइजेशन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको नोट कर ले, दोनों को नोट कर ले, गल्वनाइजेशन और बल्कनाइजेशन दोनों नोट कर दें। हम भी नोट करके बता देते हैं। गल्वनाइजेशन, बनाइजेशन यानी जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गल्वनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। चलते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझा, ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना नहीं करा, बिना बुझा मतलब केवल चूने की बात कर रहा है, केवल चूने की बात। नहीं तो बच्चे इसको बुझा हुआ चूना समझ लेते हैं, लेकिन लिखा क्या है, बिना बुझा। यहाँ पर ये चीज ध्यान देखना है, नहीं, बिना, इन सबको ध्यान रख के ही क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि आप एग्जाम में करेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं और एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें सभी लोग, ठीक है। चलते हैं, देख लेते हैं इसका ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, यानी CaO। इसको याद कैसे करेंगे, चूना क्या होता है, आप देखोगे गांव में या कहीं पर भी चूना खाया जाता है। तो चूना, छोटा बच्चा खाए को खाए नहीं कहे, खाओ एक नहीं कह पता, चूना काओ कहता है, चूना काओ। क्या, चूना काओ, चूना काओ। तो का से क्या हो जाएगा, Ca, और ओ से क्या हो जाएगा, ओ, चूना काओ। क्या याद करोगे, चूना काओ। आज के बाद चूना काओ कहोगे आप। इन सब जुगाड़ को आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना को कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना। इसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल टॉयज, CaOH का होल टॉयज। कैसे बनता है, चूना
यदि चूने में ही पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूनों में क्लोरीन मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बन जाता है। यदि पूछा जाए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता, तो बुझा हुआ चूने में क्लोरीन मिलाने पर। क्या? क्लोरीन मिलाने पर। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? पहला सिनकोना से, दूसरा अफीम से, तीसरा साइकस से, चौथा कोकीन से। तो सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से। सिनकोना क्या है? एक वृक्ष है। इससे क्या बनाया जाता है? तो मलेरिया की दवा। क्या? मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती पूछा जाए तो क्या बताओगे? सिनकोना की छाल से। और उसका नाम क्या है? कुनैन या क्लोरोक्विनैन लिखा रहेगा तब भी उत्तर वही होगा। मलेरिया किससे होता है? तो परजीवी से होता है। परजीवी या प्रोटोजोआ, परजीवी या प्रोटोजोआ। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके परजीवी खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रॉस है। कौन? रोनाल्ड रॉस है। रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस को आप क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रॉस। जबकि पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो पेंसिलिन के बैटिक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। चलते हैं नेक्स्ट। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइट। तो इसका उत्तर हो चौक का क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। इसको और भी किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। किससे? संगमरमर। संगमरमर या चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। चूना पत्थर या मूंगा चट्टान किसका बना होता है? तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ किसका बना है? तो एक प्रकार का मूंगा चट्टान है। ये कहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या पानी में अघुलनशील है? मतलब घुलता नहीं। पहला सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, NaCl। लिथियम ब्रोमाइड यानी LiBr, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम आयोडाइड MgI। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना पत्थर जो किसमें नहीं घुलता? पानी में अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा प्रदूषण का संकेतक है? प्रदूषण का संकेतक है। पहला है शैवाल, शैवाल, दूसरा है कवक, तो चौथा, तीसरा लाइकेन और चौथा है फर्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन किस किस से मिलके बना है? तो कवक तथा शैवाल। कवक तथा शैवाल से क्या मिलके क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। लाइकेन। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। जबकि कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कैसे याद करो? माइको काइको, माइको काइको। एक बार इसको 2-3 बार कह लेंगे माइको काइको तो फाइकोलॉजी तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। नहीं तो दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन दूर करके ही जाना है। यदि कंफ्यूजन रहेगा तो आपको ये तीनों चारों ऑप्शन चीनी बहने लगेंगी। लाइकेन क्या होता है? शैवाल क्या होता है? कवक क्या होता है? इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। तो इसको याद करेंगे काइको माइको, तो काइको से कवक और माइको से माइकोलॉजी। और शैवाल का आपको खुद ही याद हो जाएगा, शैवाल को फेंको यानी फाइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट याद देख लेते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन साइरोगाइज, दूसरा लैमिनेरिया, तीसरा उडोगोनियम, चौथा ग्रेसिलेरिया। आप सब ऑप्शन देख के कमेंट में आंसर करते रहे साथों साथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया क्या है? एक प्रकार का घास है। क्या है? एक प्रकार का घास है। लैमिनेरिया क्या है? घास है। और कहां पर पाई जाती है? तो समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने में की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला वाष्पीकरण, दूसरा हिमीकरण या पिघलना, चौथा ऊर्ध्वपातन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। या इस सामान्यतः ऊर्ध्वपातन नहीं लिखा रहता, सब्लिमेशन लिखा रहता। तो ये ध्यान रखना, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन कभी कभी एक और नाम इसका उदातीकरण। तीनों नाम आप नोट कर लीजिए, नहीं तो तीनों में से आप पता चला ऊर्ध्वपातन याद करके गए हैं और सब्लिमेशन या उदातीकरण आ जाए तो आप क्वेश्चन ना कर पाए। और इतना आसान क्वेश्चन आप छोड़ के आए तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी और मुझको भी अच्छा नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप से अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है। तो पहला उत्तर हो जाएगा, भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका अनुभव भी आपने अपने दैनिक जीवन में जरूर किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है या किस अवधारणा की पुष्टि करता है? पहला ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ताप संरक्षण, तीसरा कार्य संरक्षण और चौथा इनमें से कोई नहीं। उष्मा लिखा है, आप ताप संरक्षण ही लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी। यदि कहा जाए लिटमस पेपर किसके बनाए जाते हैं, तो लिटमस पेपर लाइकेन के बनाए जाते हैं। लिटमस पेपर किसके बनाए जाते हैं? लाइकेन। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, जबकि शैवाल के अध्ययन और बच्चों, आपको सेशन आशा करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर बताना है, क्योंकि आपको केवल नहीं, सबको इसका फायदा मिल सके, इसके लिए सबको इसको आप माउथ पब्लिसिटी भी करना है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे छात्रों, जय भारत। फिर मिलते हैं नए जोश, नए उमंग, नए आशा के साथ।